राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर हम समय के दौरान अपनी ही अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा एवं गति का तो आकलन करते ही है। साथ साथ समय के एक ही बिंदु पर हम अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी आकलन करते हैं, ताकि उनके सापेक्ष हमारी स्थिति क्या है ये ज्ञात हो सके। इन आकलनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही देश के नीति नियंताओं द्वारा भविष्य की विकास योजनाओं का निर्माण किया जाता है। अतः देश के प्रबुद्ध जनों के लिए, विशेषकर अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है, इससे जुड़े किन किन अवधारणाओं से क्या तात्पर्य एवं उनका क्या उपयोग है, राष्ट्रीय आय का माप कैसे किया जाता है, इसके मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़े आर्थिक कल्याण के कितने सही सूचक हैं इत्यादि। नेशनल इनकम शब्द का हिंदी पर्याय शब्द राष्ट्रीय आय वास्तव में दो पृथक शब्दों राष्ट्र एवं आय से मिलकर बना है। राष्ट्र शब्द का अभिप्राय एक समान भाषा, जीवन दृष्टिकोण, इतिहास, सजातीयता एवं संस्कृति से जुड़े मनुष्यों के समूह से है, जो किन्हीं राजनीतिक सीमाओं से घिरे भूभाग अर्थात देश के भीतर भी निवास कर रहे हो सकते हैं और उसके बाहर अर्थात विदेशों में भी। अर्थात एक भारतीय नागरिक भारत में रहे, चाहे अमेरिका या इंग्लैंड में, वो जहाँ भी है, जब तक उक्त वर्णित प्रकार के समूह से जुड़ा हुआ है, वहाँ भारत राष्ट्र विद्यमान है। अतः इसके द्वारा विदेशों में की जा रही आर्थिक क्रियाएं भारत राष्ट्र की ही आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। जहाँ तक दूसरे शब्द आय का संबंध है, तो इसका अभिप्राय वैध एवं वांछित आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न प्राप्तियों से है। अतः राष्ट्रीय आय का अभिप्राय एक वर्ष की अवधि में समस्त राष्ट्रवासियों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं, चाहे श्रम के द्वारा, चाहे भूमि के उपयोग के द्वारा, चाहे पूंजी के रूप में, चाहे प्रबंधन क्रियाओं के रूप में और चाहे साहसी के रूप में, सभी के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली प्राप्तियों से है, चाहे विदेश के भीतर की गई हों, चाहे विदेशों में। इन प्राप्तियों में सभी प्रकार की वस्तुएं भी सम्मिलित होती हैं और सेवाएं भी। राष्ट्रवासी उत्पादन के 5 साधनों में से किसी भी रूप में आर्थिक क्रियाएं करके ये वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पन्न करते हैं और बदले में पुरस्कार स्वरूप या तो मजदूरी या वेतन या लगान या ब्याज अथवा लाभ प्राप्त करते हैं। इसीलिए जहां एक वर्ष में उत्पन्न सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, वहीं राष्ट्र में एक वर्ष की अवधि में प्राप्त की गई कुल मजदूरी, कुल वेतन, कुल लगान, कुल ब्याज एवं कुल लाभ के योग को भी राष्ट्रीय आय ही माना जाता है। चूँकि यदि अन्य बातें समान रहे तो मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज एवं लाभ के रूप में होने वाली समस्त प्राप्तियों को वर्ष भर में उत्पन्न समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने पर ही व्यय कर दिया जाता है। अतः माना जाता है कि राष्ट्रीय आय का वर्ष भर का कुल उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय आय बराबर कुल राष्ट्रीय व्यय होता है। जहाँ तक राष्ट्रीय आय की सैद्धांतिक एवं तकनीकी परिभाषा का संबंध है, तो भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसे भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन विभिन्न परिभाषाओं में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर फिशर एवं प्रोफेसर साइमन कुज़नेट्स द्वारा दी गई परिभाषाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उत्पादन की क्रिया को आधार बनाते हुए कहा कि किसी देश का श्रम और पूंजी अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ क्रियाशील होकर प्रत्येक वर्ष सभी प्रकार की सेवाओं सहित
विभिन्न भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के उत्पादन का नेट योग उत्पन्न करते हैं। इनमें विदेशों से होने वाली प्राप्तियां भी सम्मिलित होती हैं। यही देश की वास्तविक नेट वार्षिक आय अथवा राजस्व अथवा राष्ट्रीय लाभांश है। यह एक अति स्पष्ट एवं व्यवहारिक परिभाषा है, जिसमें बताया गया है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधन अर्थात भूमि, श्रम और पूंजी मिलकर ही जो कुछ उत्पन्न करते हैं, देश के भीतर और बाहर दोनों जगह उस सब के योग में से खिसावट व्यय घटाने पर जो नेट प्राप्त होता है, वही राष्ट्रीय आय है। परंतु इस परिभाषा में एक दोष है कि इसके अनुसार समस्त प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की भौतिक मात्राओं का एक योग प्राप्त करना संभव नहीं है। वो तभी संभव है जब सभी मात्राओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात हो, और मौद्रिक मूल्य की चर्चा इस परिभाषा में नहीं की गई है। इस दोष को दूर करने का प्रयास करते हुए उत्पादन के आधार पर ही राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए प्रोफेसर A.C. पीगू ने कहा, राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश किसी समुदाय की वस्तुगत आय का वो भाग है जिसमें निश्चित रूप से विदेशों से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित रहती है, जिसे मुद्रा में नापा जा सकता है। पीगू की इस परिभाषा से राष्ट्रीय आय की गणना में व्यवहारिक निश्चितता तो आ जाती है, परंतु इसके बावजूद इसमें ये दोष उत्पन्न हो जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन का बहुत सा भाग जिसका मौद्रिक मूल्यांकन नहीं हो पाता है, वो राष्ट्रीय आय की गणना से बाहर हो जाता है, जबकि उत्पादन तो हुआ ही होता है। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए उत्पादन के स्थान पर उपभोग की क्रिया को आधार बनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल वही सेवाएं सम्मिलित की जानी चाहिए जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अपने भौतिक अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार एक पियानो अथवा ओवरकोट जो इस वर्ष मेरे लिए बनाया गया है, वास्तव में केवल इस वर्ष की ही आय नहीं है, बल्कि पूंजी में वृद्धि के समान है। केवल वे सेवाएं ही राष्ट्रीय आय का भाग हैं जो इनके द्वारा इस वर्ष मुझे प्रदान की जाएंगी। सैद्धांतिक रूप से ये एक श्रेष्ठ परिभाषा है, परंतु व्यवहारिक नहीं है। कौन सी वस्तु कब उत्पादित होकर भविष्य में कितने वर्ष तक सेवाएं प्रदान करेगी, इसका सटीक आकलन उत्पादन के समय नहीं किया जा सकता है। वास्तव में वो वस्तु आकलित समय से कम या अधिक समय तक सेवा दे सकती है, और तब राष्ट्रीय आय का पूरा आकलन गलत हो सकता है। भारत में वर्ष 1949 में बनाई गई नेशनल इनकम एस्टीमेट कमेटी के विशेषज्ञ सलाहकार प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने भी राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए कहा, किसी देश की उत्पादक व्यवस्था द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं की ओर एक वर्ष की अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के नेट उत्पादन का जो प्रवाह होता है, अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में जो नेट वृद्धि होती है, वही राष्ट्रीय आय है। तुलनात्मक रूप से साइमन कुजनेट्स द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की ये परिभाषा व्यवहारिक रूप से बेहतर मानी जाती है। सारांश के रूप में ये कहा जा सकता है कि एक वर्ष की अवधि में किसी राष्ट्र के समस्त नागरिकों द्वारा देश के भीतर अथवा बाहर कहीं भी उत्पत्ति के साधनों के रूप में कार्यरत होकर जो कुछ भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके नेट योग को ही उस राष्ट्र की उक्त वर्ष की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आधुनिक समय में संपूर्ण विश्व में राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय की अवधारणा से संबंधित विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग किया जाने लगा है। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार है। नंबर 1, GNP अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नंबर 2, NNP अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नंबर 3, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, यानी घिसावट व्यय।
नंबर 4 जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। नंबर 5 एनडीपी अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निबल घरेलू उत्पाद। नंबर 6 पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय। नंबर 7 प्राइवेट इनकम अर्थात निजी क्षेत्र आय। नंबर 8 पर्सनल इनकम अर्थात व्यक्तिगत आय। नंबर 9 डिस्पोजेबल इनकम अर्थात व्यय योग्य आय। नंबर 10 एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अर्थात साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। नंबर 11 एनएनपी एट मार्केट प्राइस अर्थात बाजार कीमत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। इनमें से जीएनपी का अभिप्राय एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का योग, चाहे विदेश के भीतर उत्पन्न हुई हो चाहे विदेश में से है। नंबर 2 डेप्रिसिएशन कॉस्ट का अभिप्राय वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगी पूंजी में होने वाला ह्रास अर्थात घिसावट को दूर करने में लगाए गए व्यय से है। नंबर 3 एनएनपी का अभिप्राय जीएनपी के योग में से घिसावट व्यय को घटाने के बाद प्राप्त नेट योग से है। नंबर 4 जीडीपी का अभिप्राय एक वर्ष में देश के भीतर हुए कुल उत्पादन से है। इसे जीडीआई अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम के रूप में भी देखा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में कई तत्व सम्मिलित रहते हैं, जैसे मजदूरियाँ, वेतन, किराया, ब्याज, लाभांश, अवितरित निगम लाभ, प्रत्यक्ष कर एवं मिश्रित आय। नंबर 5 एनडीपी का अभिप्राय जीडीपी में से घिसावट व्यय घटाने के बाद बचे योग से होता है। नंबर 6 पर कैपिटा इनकम का अभिप्राय देश में प्रति व्यक्ति औसत आय से होता है। नंबर 7 प्राइवेट इनकम का अभिप्राय संपूर्ण निजी क्षेत्र, जिसमें निजी औद्योगिक उपक्रम एवं पारिवारिक क्षेत्र दोनों सम्मिलित होते हैं, द्वारा फैक्टर इनकम एवं ट्रांसफर इनकम दोनों ही रूपों में प्राप्त की गई आय के योग से होता है। नंबर 8 पर्सनल इनकम से अभिप्राय पारिवारिक क्षेत्र द्वारा समस्त स्रोतों से फैक्टर इनकम एवं ट्रांसफर इनकम के रूप में की गई प्राप्तियों के योग से होता है। नंबर 9 डिस्पोजेबल इनकम का अभिप्राय कुल प्राप्त निजी आय के उस भाग से है जिसे आय प्राप्तकर्ता बिना किसी दायित्व के इच्छा अनुसार व्यय कर सकता है। नंबर 10 एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का अभिप्राय उस एनएनपी राशि से है जिसे केवल उत्पत्ति के साधनों को किए गए भुगतान के योग के आधार पर आगणित किया गया है। इसमें अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित नहीं होते हैं। नंबर 11 एनएनपी एट मार्केट प्राइस का अभिप्राय एनएनपी की उस मात्रा को उसके बाजार मूल्य से गुणा करके आगणित किया जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हो जाते हैं।